कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि जो भारत में प्रवाहित होने वाली नदी हैं उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंडक नदी या फिर कोसी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। तो अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा नदी जानी जाती है। गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दो अलग अलग नाम है इसका, दो अलग अलग धारा है। भागीरथी, क्या नाम है? भागीरथी और अलकंदा, दो अलग अलग नाम से, भागीरथी और अलकंदा नाम से निकलती है। और फिर ये संयुक्त धारा एक साथ होकर के ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ होकर के गंगा नाम से प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए यह भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे चौड़ी नदी की बात आएगी तो वह फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर होगा। और अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो फिर भाखरा नंगल बांध होगा। ये सबसे ऊंचा बांध है भाखरा नंगल बांध, और यह सतलज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम एक प्रश्न को इस प्रकार से आपको डिस्कस करेंगे कि आप उससे 2-3 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, तो आप इस वीडियो को अपना एक लाइक दीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर तीसरा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत का जो सबसे लंबी सुरंग है वह है चेनानी नौशारी सुरंग। ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। जी हाँ, भारत ही नहीं बल्कि आप इसे जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में आप जान सकते हैं। जो है यह स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। जो कि किनकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और यह कहाँ पर है? तो यह नर्मदा नदी पर जो है गुजरात में स्थित है। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बनाया गया क्योंकि जो है भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था कि जो 565 से अधिक छोटे छोटे रियासतें थी उन सबको एकीकृत करके एक एकीकृत भारत बनाने का प्रयास उनका सबसे सफल रहा। इसी वजह से उनके इस ये में स्मृति में, उनके याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। सवाल नंबर 5वां है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और यह हिमालय पहाड़ की सबसे मतलब हिमालय पहाड़ का हिस्सा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्रश्न की ओर लौटते हैं कि इसमें मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भारत को इंडिया नाम, जो शब्द है इंडिया, यह किसने दिया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि इंडिया शब्द जो है हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी 6 नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन है। भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है वह है मेघालय राज्य, मासिनराम मेघालय। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम मुगल शासक या मुस्लिम शासक कौन है। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि भारत का जो सबसे अंतिम मुस्लिम शासक के रूप में नाम जाना जाता है वह है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है।
इंडिया गेट, लाल किला, अशोक स्तंभ। तो इंडिया गेट और लाल किला तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है नहीं। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब ऑप्शन सी के अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है इसमें सबसे सही जवाब ये है कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, जिसके तहत जो है नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी शक के आधार पर जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट, और इसी को जो है लोगों ने ये काला कानून कहा था। और रॉलेट एक्ट कानून के तहत ही जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की ये गिरफ्तारी हुई थी, और उसी सब का जो है मीटिंग चल रहा था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। और उसके पश्चात जो है पूरे देश में असहयोग आंदोलन छिड़ा था। तो रॉलेट एक्ट कानून है जिसे लोगों ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि भगत सिंह के साथ किसको फांसी दी गई? तो भगत सिंह के साथ जो फांसी की सज़ा हुई थी वो 3 लोगों को हुई थी। उसमें शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो ऑप्शन डी 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी कि राजगुरु और सुखदेव को भगत सिंह के साथ साथ फांसी की सजा हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश की जो स्थापना है यह बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना हुई। और लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोधी जाने जाते हैं, जिसके साथ 1526 ईस्वी में पानीपत, हरियाणा के पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और उसमें जो है इब्राहिम लोधी की हार हुई, और उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ, और फिर भारत में एक नए वंश का शासन शुरू हुआ जिसको मुगल वंश के नाम से जाना गया। तो लोधी वंश के प्रथम शासक या स्थापना करने में नाम आता है बहलोल लोधी का, और फिर उसके जो अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं वह इब्राहिम लोधी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मौर्य वंश के जो संस्थापक हुए वो ये चंद्रगुप्त मौर्य हुए। ये मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद था, उस 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और उसी में ये मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, तो 14वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गुप्त वंश की स्थापना जो है ऑप्शन बी श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर करें तो आप भी कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इनमें से जो हम ये प्रश्नों का सेट करा रहे हैं कितने कुल प्रश्न आपके सही हुए हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 15 है कि युग कितने होते हैं? तो युग की संख्या 4 है, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। युग की संख्या कितनी है? 4, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग जो अभी कलयुग वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कहिए या फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहिए, तो वह हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। और ये अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आएगा तो सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हुआ और फिर यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात आ रही है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि राष्ट्रगान के रचयिता
रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनकी रचना जो गीतांजलि है उन्हीं के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनकी खासियत ये है, इन्हें जो है ये गुरुदेव कहा गया था। इनका गांधी जी ने गुरुदेव कहे थे। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये दो राष्ट्र, भारत और ये वर्तमान में बांग्लादेश, इन दोनों राष्ट्रों का जो राष्ट्रगान है उनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ की रचना है। और बंगाल का जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित राष्ट्रगान है। तो इनके लिए इन्हें याद किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये प्रथम अध्यक्ष हुए थे। ये प्रथम अधिवेशन जो है, जो इसकी स्थापना मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुई। और वहाँ पर जो इसके सचिव कहिए या फिर संस्थापक के रूप में जो नाम आता है वह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का आता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष और प्रथम पारसी अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी है। सीरियल से आप एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी समुदाय से थे, तीसरे अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम समाज से थे, चौथे अध्यक्ष जो है ये हुए थे जॉर्ज यूल जो कि जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रथम 4 से प्रश्न अक्सर बनता है। तो हमने आपको शुरू में ही कहा है कि हम आपको प्रश्न इस प्रकार से कवर करेंगे दोस्तों कि ये प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप अपना लाइक दीजिए इस वीडियो को, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब आपके भविष्य के लिए है और आपको हर अपडेट्स पहुंचाने के लिए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम आ रहा है तो कल्पना चावला तो भारतीय मूल की नागरिक थीं। सुनीता विलियम्स अभी भारतीय मूल की नागरिक है, अभी वर्तमान में ये अंतरिक्ष से आई हैं लौट करके। तो ये लोग प्रथम भारतीय में नहीं आएगा, भारतीय का नाम आएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। ये दोनों लोग भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए हैं? तो भारत के जो प्रथम वायसराय के रूप में नाम आता है वह लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। ऑप्शन यहाँ पर ये सी सही है, 20 का ऑप्शन बी सही होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हुआ और जो कंपनी के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल जो कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे, ये वो समाप्त हुआ शासन। और उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न का बी सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 21 है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो भौतिक विज्ञान की शाखा में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो हैं CV रमन। ऑप्शन ए 21वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर 22 की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला 22वां नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है कि मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। ये प्रथम भारतीय महिला हैं। हालांकि जो ये आयरलैंड से भारत आई थी, लेकिन चूंकि भारत की ये नागरिक बनी इसलिए प्रथम भारतीय महिला के रूप में इनका नाम आता है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो तीनों क्षैतिज पट्टियाँ हैं जिसमें सबसे ऊपर जो है केसरिया है, फिर बीच में वाइट कलर, फिर नीचे सबसे ग्रीन। तो ये तीनों का जो अगर बात की जाए इसके अनुपात का, तो यहाँ पर 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ये सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो सी होगा कि 1:1। हालांकि 2:2 भी जो है वो
फिर उसको सॉल्व करके 1:1 में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर कहेंगे, क्योंकि सभी पट्टियाँ समान चौड़ाई की होगी। अगर सब 1 फुट होगा तो सभी की चौड़ाई 1 फीट होगी, 1 मीटर होगा तो सभी की चौड़ाई 1 मीटर होगी। तो यहाँ पर 1:1:1 का अनुपात में ये तीनों पट्टियाँ हैं। और अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो याद रखिएगा 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, ये आपसे रिलेटेड प्रश्न है। अभी हम पीछे इसको डिस्कस किए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है कि भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। यानी भारतीय संविधान सभा जो संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे, तो उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को झंडे के रूप में अपनाने का जो कार्य किया वो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन ए। 25वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान है। अभी हम पीछे प्रश्न जब डिस्कस कर रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड प्रश्न को, तो उसमें आपको बताया था कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, यह जो है भारत का राष्ट्रगान है जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रीय गीत है और इसके रचयिता हैं कौन? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ से लिया गया है। सवाल नंबर 27 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। भारत में जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को मुंबई में हुआ था। ये याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है ये 1854 में हुआ था और यह लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति की वजह से भी जाने जाते हैं। इनके शासनकाल में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। प्रथम भारतीय रेल जो है मुंबई से थाने के बीच जो है चली थी और ये 1853 में। भारतीय डाक सेवा की शुरू हुई थी 1854 में। सैडलर आयोग आया था शिक्षा से संबंधित 1854 में। तो इनके समय में कार्य ऐसे हुए हैं जिनको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ और जो है लॉर्ड कर्जन हैं, इनके शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, इसलिए लॉर्ड कर्जन को याद रखा जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये अंतिम ये गवर्नर जनरल हुए हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम कब से लागू कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम जो है ये सन 2002 में लागू हुआ। अब जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना ये सब जो है अगर कोई सार्वजनिक संस्थानों पर ये फहराना और उसके जो भी नियम्स है उसको पूरी तरह से 2002 से लागू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पूर्व आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 31 है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। बृहत्तम यानी सबसे बड़ा जो पशु मेला भारत का लगता है यह कहाँ लगता है। तो यह लगता है बिहार राज्य के सोनपुर में, जिसको जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं सोनपुर मेला को। और ये प्रत्येक वर्ष बिहार में लगता है, जो कि ये जाड़े के मौसम में नवंबर दिसंबर के मौसम में लगता है। सवाल नंबर 32 है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के जो राज्यों हैं वो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसको मित्र पर गमछा झाड़ के नाम से याद रखा जा सकता है। यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है। यानी जिसका भारत में किस राज्य का लिंगानुपात कम है। तो
हाँ, पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है। स्त्री से कम होने का अर्थ ये हुआ कि लिंगानुपात अधिक है। तो भारत में अधिक लिंगानुपात जो है वो केवल केरल राज्य का में ऐसा है कि वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बाकी सभी राज्यों में महिलाओं की संख्या कम है और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुष पर 800 कुछ महिलाएं हैं। तो यह सारे जो आंकड़े हैं ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है 34 के, भारत के में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हम पिछले प्रश्न में भी आपको बताए थे, आप उसे कमेंट करके यहाँ पर अभी बता सकते हैं कि भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 35 है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की जो पहली आयरन एंड स्टील कंपनी है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वह नदी जिसे भारत का रूड़ के नाम से पुकारा जाता है कौन सी नदी है? तो 36वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दामोदर नदी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है 38वां नंबर प्रश्न का कि भारत के तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है जो कि तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, कैप केमोरिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। और आज के इस सेट का जो सबसे अंतिम प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों हमने अभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि बहुत ही लाभकारी है सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।